Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So today we will do the quick revision of our chapter number 5, that is accounting standard and international financial reporting standards. So our today's part will cover the topic accounting standards. So let's start. So सबसे पहले हमारे पास है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लेके आए. What is the need of accounting standard? Accounting standard हम लेके ही क्यों आए हैं? Why we need the accounting standard? हमें पता है कि हमारी जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, जब हम बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम उसमें कई अपनी स्टेटमेंट्स में कई शीट्स दिखाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो हम उससे हमें पता लगता है हमारे बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं. तो जो वो इन्फॉर्मेशन है उसमें कई तरह के ड्रॉबैक्स रह गए थे बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट्स. क्योंकि हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कई तरह के ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए. कंपनीज एक्ट 2013 जो था, उसने कहा कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें एक करेक्ट पोजीशन, करेक्ट फिगर नहीं बता रहे, जिसके कारण हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कई तरह के जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपनाए थे, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल और यूनिफॉर्म बन जाए. बट ड्यू टू वेरियस ड्रॉबैक्स हमें क्या करना पड़ा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आने पड़े. तो इसमें जो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, हमारे जो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स थे, उनमें जो कोई भी ड्रॉबैक्स थी उनके ऊपर वर्किंग की गई और उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करके हमारे पास नए स्टैंडर्ड्स आए जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो हमारे पास इसी कारण हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया में आए. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो एक रिटन स्टेटमेंट होती है, यानी कि रिटन में एक स्टेटमेंट है ये जो कि हमें गाइड करती है, जो कि हमें टाइम टू टाइम गाइड करती है ये कि हमें अपनी अकाउंटिंग कैसे करनी है. तो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है. जैसे हम कहते हैं ना, एक सिचुएशन का कोड ऑफ कंडक्ट है कि ऐसे उसके अंदर डायरेक्शंस बताई जाती हैं, तो ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है. तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नेचर क्या होती है? नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी होते हैं उसके अंदर कई तरह के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं. इट कवर्स वेरियस नॉर्म्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो कोई भी हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको रिमूव करके दोबारा से जो है अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड वे जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे वो बताए जाते हैं. तो ये हमारे पास कुछ नॉर्म्स हैं. सेकेंड स्टेप में क्या है कि इसके अंदर हम कई ऐसी प्रैक्टिसेस को रिमूव कर देंगे जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बना देगा. तो अगर हमारे कई ड्रॉबैक्स रिमूव हो जाएंगी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन जाएंगी. फिर इसके अंदर हमें बता दिया जाएगा कि हमारे पास कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो मोस्ट प्रेफरेबल है.
तो मोस्ट प्रेफरेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया जाएगा, क्योंकि हमें बताया जाएगा कि इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे आप ये सिचुएशन में ऐसे डील कर सकते हो, और इन सिचुएशन में आपको सबसे बेटर वे से उस पर्टिकुलर वे से ही काम करना चाहिए। तो ये हमारे लिए गाइड है। देन नेक्स्ट क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक लॉ। ये हमारे लिए एक तरह का लॉ है, जो इसमें लिख दिया हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टडी के बाद ही हमारे पास कई कंसेप्ट कन्वेंशन की ड्रॉबैक्स को कवर करके हमारे पास ये स्टडी करके ये जो है स्टैंडर्ड्स को लाया गया। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी चैप्टर में है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हर बार एक यूनिफॉर्म वे से बनती हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आती है। ये हमारे यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे यूज़र्स को। सेकेंड, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसमें कई जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ में ड्रॉबैक्स थे, उन्हें ये रिमूव कर देता है, रिमूव्स द ड्रॉबैक्स। एंड नेक्स्ट इज, इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज़, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल और क्रेडिबल बन जाती है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर टॉपिक है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं, यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो वी विल मेक अ हेडिंग, यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले ये हमारी इन्हीं सभी के बेसिस पे सबसे पहले तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे रिलायबल बना देगा, जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे हम भरोसा कर पाएंगे, उन पे यकीन कर पाएंगे, हमें ट्रस्ट होगा कि जो हमारी फिगर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही स्टडी के बाद ऐसे स्टैंडर्ड्स को अपना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है। देन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंट बन जाती हैं, और अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो वो हमें हेल्प करती हैं हमें कंपेयर करने में। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने ही पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें हेल्प करता है टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर प्रॉब्लम का एक आंसर पड़ा होता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, तो हमें कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होता जिसका हमारे पास सॉल्यूशन ना हो। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट गाइड है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारे जो फ्रॉड्स हैं या मैनिपुलेशंस है वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और यूनिफॉर्म बन जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है, जब हमारे पास एक कंप्लीट गाइड पड़ा है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा हेल्पिंग हैंड बन जाता है। तो ये हेल्प करता है ऑडिटर्स को भी अपना काम करने में, क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट सेट ऑफ कोड है, जिन्हें हमारी इंटरनेशनल जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है उसने इन स्टैंडर्ड्स को इशू किया है। डन। तो ये हमारे पास 5 बेनिफिट्स हैं, लेकिन हर सिचुएशन में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है कि वो है कि हमारी इस
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या लिमिटेशंस रह रही हैं, दैट इज द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं ये कंप्लीट गाइड है, तो ये एक रिजिड नेचर के होते हैं। जो इसमें एक बार लिख दिया वो हमें मानना पड़ता है, वी कांट चेंज दैट। सेकंड क्या है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है इनिशिएशंस को। जो कोई भी आइटम नई कोई भी चेंज लाना चाहता है, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाती हैं, जो ये कह देते हैं हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अभी तक हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे काम करते हैं। तो जो करंट मार्केट पोजीशन है उसको हम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं, वो करेक्ट पोजीशन नहीं बता रही। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, हमारे ऑडिटर्स को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, यानी कि जो हमारे ऑडिटर्स भी हैं उन्हें भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो यूज़ करने ही पड़ेंगे। आइदर दे थिंक कि ये स्टैंडर्ड हमारे लिए नहीं सुटेबल, बट दे हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड, ड्यू टू विच उनकी जो वर्किंग है, ऑडिटर्स की जो वर्किंग है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। So these are the 4 limitations or drawbacks of accounting standard. So we have covered the first part of revision of our chapter number 5, that is the accounting standard, in which we covered why we have introduced the accounting standard, what is its nature, and what are the objectives and utility. And you will see that most of the points of objective and utility are same. So अगर हम इन्हें ध्यान से करें तो ये बहुत ही easy topic है। 2-3 वर्ड्स हैं और 2-3 वर्ड्स के आसपास ही ये टॉपिक पूरा घूम रहा है। और लिमिटेशंस में क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे है, जिसके कारण ऑडिटर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, एंड टुमारो वी विल डू द IFRS in detail. So see you tomorrow. Thank you.